So now in this session we'll cover the part of dynamics. अभी तक हमने क्या करा था, हमने फ्लूइड को रेस्ट पे रख के जो जो फोर्सेस लग रही थी वो सारी फोर्सेस कैलकुलेट कर ली थी. उसके बाद हमने फ्लूइड को चलाया था, बट फ्लूइड को चलाने वाली फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. इट मींस दैट वी हैव स्टडीड फ्लूइड काइनेमैटिक्स इन व्हिच देयर वाज मोशन, but actually the cause of motion was unknown. We have studied fluid statics where there was no motion and the forces present were actually the hydrostatic and the gravitational force only. Now, in the case of dynamics, there will be the presence of actual motion and there will be the presence of the cause of motion. That is, you will be knowing the cause of motion. So it means, in the case of dynamics, what you will be studying, in the case of dynamics, we will be studying, this is dynamics जो हम आज start करने वाले हैं, we will be studying the motion, that is the movement of fluid, and you will be knowing the cause of motion. आपको motion का cause पता होगा. cause of motion, cause of motion क्या होता है, आपको information होगी force के बारे में. You will be knowing the force. तो इसका मतलब हो गया, जहां फोर्स पता है वहां न्यूटन आ गया, जहां न्यूटन आ गया वहां न्यूटन का लॉ आ गया. तो इस पर्टिकुलर पूरे डायनामिक्स के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड डायनामिक्स है, ये न्यूटन के एक पूरे के पूरे लॉ पे बेस्ड है, जिसको बोलते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये बेसिक सा एक हमने इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ है, चेंज इन मोमेंटम वाला जो उसने बताया था, हमने उसको एक इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में हमेशा याद रखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पूरा का पूरा डायनामिक्स इसी फॉर्मूले के आसपास घूमता रहेगा. द होल डायनामिक्स विल बी मूविंग अराउंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन ओनली. तो लेट्स स्टार्ट अवर डायनामिक्स, दैट इज understand how the fluid will be moving when you will be knowing the cause of motion. First of all, we have to start with the very first equation, which is Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation. So first of all, I start with the Navier-Stokes equation. Navier ये एक पहला बंदा था जिसने सेम फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड रिसर्च की थी और एक इक्वेशन अपने सामने लेके आया था. ये इक्वेशन F इज इक्वल टू ma पे ही बेस्ड थी. इसने जो एनालिसिस की थी, उसने अपनी एनालिसिस में दो अजम्पशंस कंसीडर किए थे. पहला अजम्पशन जो नेवियस ने कंसीडर किया था डायनामिक्स इक्वेशन बनाते टाइम, वो किया था कि जो फ्लो होगा दैट शुड बी लैमिनार फ्लो होना चाहिए, सिंगल डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट्स होने चाहिए. और दूसरा अजम्पशन जो उसने कंसीडर किया था वो किया था कि फ्लो शुड बी इरोटेशनल, TATIONAL. इरोटेशनल मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहे होंगे, अलोंग द स्ट्रीमलाइन पार्टिकल्स एकदम शांति से बैठे हुए होंगे और फ्लो आपका लैमिनार होगा अलोंग सेम डायरेक्शन. देयर विल बी सेम वेलोसिटी कंपोनेंट. ये दो इसने असम्पशन कंसीडर किए थे जब इसने नेवियस से अपनी इक्वेशन दी थी. नेवियस ने जो इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन थी. इस चीज को ध्यान रखना, मोमेंटम इक्वेशन. ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, ये इक्वेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. इक्वेशन नहीं है, बट बस मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये दो असम्पशंस याद रखने. नेवियस ने क्या बोले थे, और नेवियस ने जो इक्वेशन दी थी, मोमेंटम इक्वेशन दी थी, इसने तीनों डायरेक्शन में सेम F इज इक्वल टू ma वाला रिलेशन लगाया था. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली F इज इक्वल टू ma ही लिखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है. दिस इज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, this is the temporal acceleration. If you remember the last lecture, I have covered all these things. This is u du over dx, v dv over dy, this is w du over dz, du over dt, rho. So this is nothing but this is the acceleration. This part is m into a. ये mass into acceleration लिखा है, and this is the force. The force is equal to ma. He wrote in all these three directions. Then he asked to calculate the resultant. तो उस समय नहीं जाना है, उस समय नहीं समझना है. हमें इतना पता होना चाहिए कि नेवियस ने सबसे पहले डायनामिक्स में रिसर्च शुरू किया और उसने एनालिसिस करी लैमिनार और इरोटेशनल फ्लो के लिए. लैमिनार मतलब सिंगल डायरेक्शन के लिए, तभी उसने x और y और z के लिए बात की है, और उसने हमें एक मोमेंटम इक्वेशन दी. जब नेवियस ये रिसर्च कर रहा था तो नेवियस ने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा हुआ था. समझना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही असिस्टेंट रखा हुआ था. उस असिस्टेंट का नाम था ऑयलर. तो ऑयलर वाज बेसिकली द असिस्टेंट ऑफ नेवियस. व्हेन द नेवियस
was doing analysis and research all these things, तो वहां पे क्या होता है, जब आपको पीएचडी वगैरह करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है, तो आप अपने साथ में बहुत सारे लोग रखते हो, वो सारे आपके असिस्टेंट होते हैं, वो आपका सारा काम मैक्सिमम वही करते हैं। तो ऑयलर वाज द पर्सन जिसने इसका सारा काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये नेवियस ने इक्वेशन दी तो ऑयलर का नामो निशान नहीं था। ऑयलर को बहुत 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 हर्ट हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुई। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब नेवियस ऊपर निकल गया, ऊपर मतलब निकल गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ऑयलर ने बोला कि अब मैं बताता हूं, सब चीजें तो मैंने की थी, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, सारा डेटा मेरे पास था। तो ऑयलर ये बोलता है कि अब मैं अपनी नई इक्वेशन प्रेजेंट करूंगा विद द थर्ड अजम्पशन, मतलब पहले दो अजम्पशन वो वाले जो उसने दिए थे नेवियस ने, दिस वाज द फर्स्ट लैमिनार इरोटेशन। इसने बोला मैं एक और अजम्पशन लगाऊंगा that the flow is non-viscous, the fluid is non-viscous। आप अगर ध्यान से देखो तो नेवियस की इक्वेशन के अंदर आपको विस्कोसिटी का टर्म मिल जाएगा, दिस इज म्यू। तो नेवियस ने जो इक्वेशन दी थी उसमें उसने म्यू का टर्म प्रेजेंट किया हुआ था, मतलब उसने विस्कोसिटी को कंसीडर किया था नेवियस ने। बट लैमिनार ने जब ऑयलर ने जब इक्वेशन दी तो इसने ये बोला कि मैं एक असम्पशन और लूंगा, वो असम्पशन होगा मेरा नॉन विस्कस, की फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस कंसीडर किया जाएगा। और अब तीन असम्पशन, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीनों मिला के इसने अपनी एक मोमेंटम इक्वेशन दे दी। इसकी इक्वेशन क्या थी वो हम अभी डिराइव करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने भी अपनी एक मोमेंटम इक्वेशन दे दी और बोला कि ये असली इक्वेशन है, और इसने बहुत नाम कमाया ऑयलर ने। असिस्टेंट था ये नेवियस का। अब क्या हुआ, जब ऑयलर ऐसे काम कर रहा था तो ऑयलर ने भी अपने साथ एक असिस्टेंट रखा हुआ था। असिस्टेंट रखना मैंडेटरी सा होता है, तो ऑयलर ने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा था। ऑयलर का जो असिस्टेंट था वो था बर्नौलीस। देखो जो सबसे मेन आदमी था वो था नेवियस। नेवियस को कोई नहीं जानता कि नेवियस ने रिसर्च भी की थी। उसके बाद ऑयलर, ही इज वेरी फेमस, बट बर्नौली वाज द पर्सन हु वाज अमंग द, मतलब वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। बर्नौली ने दो चीजें सीखी, बर्नौली ने ऑयलर से दो चीजें सीखी। एक तो इसका डेटा पूरा जो इसने बताया था वो सारा का सारा डेटा सीखा, उसके साथ साथ इसने इसकी हरकत सीखी कि सामने वाले का, दूसरे का रिसर्च को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली। बर्नौली ने दोनों चीजें सीख के वेट किया कब ऑयलर ऊपर निकलेगा। जब ऑयलर ऊपर निकल गया, ऊपर का मतलब चला गया, जब ये भगवान को प्यारा हो गया इन दैट पर्टिकुलर केस, इसने क्या बोला, इसने बोला अब मैं नई चीज लेके आता हूं। इसने ये बोला कि अभी तक आपके पास 1 2 3 असम्पशंस और थे, मेरा 4th और 5th असम्पशन और लगाओ कि फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा और उसके साथ में स्टीडी भी होगा। इसने बोला इनकम्प्रेसिबल और स्टीडी फ्लो अब दोनों होगा। तो अब इसने ये बोला कि ये पांचों असम्पशन के साथ, कौन कौन से पांचों असम्पशन हो गए। पहला असम्पशन, द फ्लो शुड बी लैमिनार। Second assumption, the flow should be irrotational. Third assumption, that the flow should be non-viscous. Fourth assumption, that the flow should be incompressible. And fifth assumption, that the flow should be steady. इसने ये बोला बर्नौली ने, इन पांचों assumption के साथ मैं अपनी एक नई इक्वेशन पेश करता हूं आपके सामने, जो है मेरी एनर्जी इक्वेशन। इसने ये बोला, ऊपर वाले दोनों ने मोमेंटम इक्वेशन दी थी, मैं देता हूं एनर्जी इक्वेशन। एक मोमेंटम इक्वेशन को एनर्जी बनाना बच्चे का काम है, इंटीग्रेट करना होता है, m इंटू वी को mv²/2 करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये सब करने के लिए भी एक जिगर चाहिए होता है, जो बर्नौली के पास था। बर्नौली ने उठा के सारी चीज कॉपी पेस्ट मारी और दो असम्पशन एक्स्ट्रा डाल के इक्वेशन छोटी करके बर्नौली इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन बना के प्रेजेंट कर दी। तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। पहला, बर्नौली इक्वेशन 5 असम्पशन पे बेस्ड है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, 5 असम्पशन पे बेस्ड है, 5 असम्पशन के बिना बर्नौली इक्वेशन आप दे ही नहीं सकते। दूसरी चीज, बर्नौली इक्वेशन एक एनर्जी इक्वेशन है, दिस इज नॉट द मोमेंटम इक्वेशन। ऑयलर इक्वेशन एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन व मोमेंटम इक्वेशन, दिस इज एनर्जी इक्वेशन। तो आप समझ लेते हैं एनर्जी इक्वेशन कहां से बना दी और कैसे बना दी। स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑयलर की इक्वेशन के साथ। तो ऑयलर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑयलर ने जो मोमेंटम इक्वेशन दी थी, सबसे पहले वही लिखते हैं, ऑयलर मोमेंटम इक्वेशन। सबसे पहले हम इसी को डिराइव करेंगे, उसके बाद इसकी डेरिवेशन के बाद हम लोग इसी को, जो बर्नौली ने हरकत की थी वही हरकत यहां करके एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं।
न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लेट्स कंसीडर दैट कि दिस इज द स्ट्रीमलाइन, दिस इज द स्ट्रीमलाइन, अलोंग दिस स्ट्रीमलाइन दिस इज द एलिमेंट विच वी हैव कंसीडर्ड। ये हमने एक एलिमेंट मान लिया। मान लो ये जो एलिमेंट है इसका एक सर्टेन वेट होगा जो यहां से नीचे लग रहा होगा। लेट्स से दैट इसका जो वेट है वो m इंटू जी है। फाइन। इसमें एक प्रेशर लग रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर। लेट्स से दैट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन द प्रेशर इज एक्टिंग, दिस इज P। और एरिया जो क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे जो एरिया होगा, जिस एरिया में ये कंसीडरेशन में लिया जा रहा होगा, मान लो ये जो एरिया है एलिमेंट का जो आपने कंसीडर किया है ये बहुत छोटा एरिया है, डीए है, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा P डॉट डीए। P डॉट डीए का फोर्स लग रहा होगा। जब यहाँ पे P डॉट डीए का फोर्स लग रहा होगा तो आपने एक सर्टेन डिस्टेंस आगे चले होगे। मान लो आप एक ds डिस्टेंस आगे जाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक और प्रेशर मिलता है, बढ़ जाएगा थोड़ा सा प्रेशर, आप जानते हो, तो आप मूव करते हो तो लॉसेस की वजह से आपके पास कुछ प्रेशर ज्यादा होता है। ये हो जाएगा P प्लस dp इंटू डी ए। यहाँ पे ये फोर्स हो गई P प्लस dp इंटू डी ए, ये फोर्स हो गई। यहाँ पे मैं mg लिख रहा हूं। mg का मतलब होता है इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी होगी इसकी रो, वॉल्यूम होगा इसका dv, ये होगा इसका रो dv इंटू जी, ये इसका वेट हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको वैसे लिख सकता हूं, रो इंटू da इंटू ds इंटू जी। वी कैन राइट इट लाइक दिस, da इज द एरिया एंड दिस ds इज बेसिकली द डिस्टेंस और लेंथ, यू कैन से दैट। तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो बहुत छोटी वैल्यू है, इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा होगा नहीं, बहुत छोटा सा होगा, इसलिए डी एक जगह से लिख दिया मैंने। फाइन। मान लो ये जो इंक्लिनेशन है यहाँ पे, लेट्स से दैट कि दिस इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इंक्लिनेशन इज, लेट्स से दैट दिस इज एंगल थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे वी कैन रिजॉल्व दिस weight component and we can resolve this weight component in this direction also. In this direction also we can resolve this and we can say कि ये दोनों जगह पे ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये होगा रो dA ds into g, this will be cos थीटा एंगल के साथ वाला, क्योंकि this angle will also be थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में, in this direction this will be रो dA ds g sin थीटा in this particular direction। कुछ ये सिस्टम बन रहा होगा इस तरीके से, ये फोर्सेस हो रही होंगी यहाँ पे, रोज डी ए डी एस जी साइन थीटा डी ए डी एस जी कॉस थीटा पी डॉट डी ए पी डॉट डी पी डॉट डी ए, मतलब पी प्लस डी पी डॉट डी ए, सारी फोर्सेस यहाँ पे लग रही है। अब हम एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और कोई फोर्स यहाँ कंसीडर की नहीं जा रही। इक्विलिब्रियम काम करते हैं। अब ये सारी फोर्सेस आपने लिख ली है, इसमें जितनी भी फोर्सेस लग सकती हैं वो सारी फोर्सेस हमने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं न्यूटन का लॉ लगाता हूँ, सिंपल सा लॉ, जिसमें न्यूटन बोलता है कि जो फोर्स होगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस लॉ को अप्लाई करते हैं, जितनी भी फोर्सेस अलोंग द स्ट्रीमलाइन आपको दिख रही है, लेट्स राइट ऑल द फोर्सेस। पहली फोर्स है P डॉट डी ए, दिस इज द फर्स्ट फोर्स, माइनस का P प्लस डी पी dot dA, any other force you can see, this is in opposite direction, this force is rho dA ds into g sin theta, this is the force which you have to write here. Or any other force is present? No, along the streamline there is no other force. This will be equal to mass into acceleration, this will be equal to mass into acceleration, mass will be rho into v, v will be dA into ds. Acceleration is the combination of two different things, as write in different color. First is the convective v dv over ds and next is the temporal dv over dt. तो सिंगल डायरेक्शन में बात कर रहे हो आप, 1D की बात कर रहे हो तो आप सिंगल डायरेक्शन में लिखोगे आप, और कन्वेक्टिव के और कंपोनेंट्स नहीं लिखोगे, तो हमने वैसे लिख दिया। तो दिस विल बी द इक्वेशन व्हिच वी हैव। इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे, ओपन कर लेते हैं सिंपल तरीके से, दिस विल बी p डॉट डी ए माइनस का p डॉट डी ए माइनस dp डॉट डी ए माइनस रो into dA into ds sin theta into g. This will be equal to, this is rho dA into ds bracket v dv over ds plus dv over dt. इक्वेशन आपने ओपन कर ली। ये p डॉट डी ए कट गया, da पूरा कट गया। सारी चीजों को एक साइड लेके चले जाते हो, लेट्स मूव एवरीथिंग ऑन द राइट साइड। यू आर गेटिंग dp plus, this is rho ds sin theta into g plus rho into ds v dv over ds plus dv over dt. This is equal to 0. This is the equation which we are getting. Now
in this figure, now in this figure just look at this particular point. एक चीज को आप ध्यान से देखो, यहां पे जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज ds. ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज ds, ये ds है. अगर ये डिस्टेंस ds है और ये एंगल थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी ds sin थीटा हो जाएगा. ये एंगल आपने थीटा माना था तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये ds है तो ये ds sin थीटा हो जाएगा. तो लेट्स डू दैट. लेट्स राइट ds sin थीटा, दिस इज इक्वल टू dz. ds sin थीटा को dz के बराबर मान लेता हूं. ये ds sin थीटा, ये ds था, ये वाला एंगल थीटा था. इसको dz मान के जो डेटम के साथ बेस से मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं वर्टिकल, उसको dz मान लेता हूं. तो लेट्स राइट इट, दिस इज dp प्लस रो इंटू dz, ds sin थीटा को dz इंटू g प्लस रो इंटू ds v dv ओवर ds प्लस dv ओवर dt. दिस इज इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर हो जाएगा. नाउ द इक्वेशन विच यू हैव गॉट, this equation is dp plus rho g dz plus rho ds into v dv over ds plus dv over dt. This is the final, which is equal to 0. This is the final momentum equation which was given by Euler. तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑयलर मोमेंटम इक्वेशन क्या है, तो दिस इक्वेशन विल बी ऑयलर्स मोमेंटम इक्वेशन. ये ऑयलर ने इक्वेशन दी थी जो मोमेंटम इक्वेशन थी. फाइन. अब ऑयलर की इक्वेशन को बर्नौली ने अपने एक्स्ट्रा असम्पशन लगा के उसने कन्वर्ट किया था इस इक्वेशन को किसमें, एनर्जी इक्वेशन में. तो हम भी बर्नौली वाली हरकत यहां दिखाते हैं और इसको कर. बर्नौली ने क्या किया, बर्नौली ने बोला ऐसा है, दो असम्पशन अभी लिख लो मेरे. मेरा पहला असम्पशन, बर्नौली वाला असम्पशन मेरा है कि फ्लो आपका स्टीडी होगा, और उसके साथ में मेरा खुद का एक असम्पशन और है, बर्नौली का ये मेरा नहीं है, कि फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल होगा. ये दो असम्पशन अभी लगा दो इस इक्वेशन में. जब आप ये दो असम्पशन लगाओगे तो ये असम्पशन के साथ साथ एक चीज क्लियर है, रो तो वैसे ही कांस्टेंट आ रहा है, ये dv बाई dt वाला कांस्टेंट हट जाएगा टर्म. क्यों, स्टेडी हो गया तो v का टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, प्रॉपर्टी का टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये टर्म हट जाएगा. और ये टर्म हटने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, दिस इज dp प्लस रो g dz प्लस रो ds इंटू v dv ओवर ds. दिस इज इक्वल टू 0. दिस ds विल गेट कैंसिल आउट. तो इक्वेशन मिला आपको dp प्लस रो g dz प्लस रो v dv. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन विच यू हैव गॉट. ना बर्नौली ने क्या बोला, अब तो भाई बहुत सिंपल है. बर्नौली बोलता है कि मोमेंटम को एनर्जी में बनाओ, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड. तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो, ऐसा बर्नौली भाई साहब बोलते हैं. तो आप इंटीग्रेट करोगे dp को तो आपको मिलेगा p प्लस रो g dz का इंटीग्रेशन z प्लस रो इंटू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. दिस इज c. This is the energy equation which you have got, which was given by Bernoulli, and Bernoulli ने बोला ये है मेरी energy equation. और ये energy equation जो है, this equation will be valid under 5 assumption. What are the 5 assumptions? उसने assumption clear कर दिए, जिसमें से पहला assumption था आपका लैमिनार, इरोटेशनल, नॉन विस्कस, और मेरे दो पर्सनल, स्टेडी और इनकॉम्प्रेसिबल. तो ये बन गई आपकी बर्नौलीज एनर्जी इक्वेशन. ठीक. इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की और हम भी थोड़ा सा दिमाग लगाया सबने, और ये बोला कि इस एनर्जी इक्वेशन को हेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ये एनर्जी है प्रेशर एनर्जी. इस एनर्जी को बोला जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये वाली एनर्जी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली एनर्जी है आपकी डायनामिक या काइनेटिक एनर्जी. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. और जब इन तीनों एनर्जी को जोड़ते हो तो आपको मिलती है टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी, अगर आप किसी भी फ्लूइड फ्लो में चल रहे हो, पानी में चल रहे हो, पानी में आप नहीं चल रहे हो, पाइप में फ्लो चल रहा है, तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे मैच करोगे अगर आप, तो जो एनर्जी लाइन मिलेगी आपको उसको बोला जाता है टोटल एनर्जी लाइन. टोटल एनर्जी लाइन, हर पॉइंट पे जब आप टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी क्या क्या समीशन है,
प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चल रही है। यूनिट वॉल्यूम के लिए हम बात करते हैं हमेशा। इसका मतलब यह है कि एनर्जी लाइन अगर आप बनाते हो टोटल एनर्जी लाइन, तो टोटल एनर्जी लाइन के अंदर आप इन तीनों को हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी का पॉइंट आ रहे होते हैं हर लेवल पे जोड़ते चले जाते हो, आपको टीईएल मिल जाती है, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक, अब इसने ये बोला इन सारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं अगर एक लिक्विड कॉलम पे लगाता हूं तो वो लिक्विड कॉलम एच हाइट राइज कर जाता है। हम पहले भी समझ चुके हैं इस चीज को। जब आप किसी एनर्जी को किसी लिक्विड कॉलम पे लगाते हो तो वो लिक्विड कॉलम एक हाइट पे पहुंच जाता है और उस हाइट पे पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी होती है mgh। एक हाइट h पे पहुंच गया है और वो लिक्विड कॉलम h हाइट पे पहुंचने के बाद एनर्जी, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद आपने क्या किया था, आपने यूनिट वॉल्यूम पे बात की थी। आप जो भी कुछ लग रहे थे आप यूनिट वॉल्यूम पे लग रहे थे, मतलब आपका जो वॉल्यूम था वो 1 मीटर क्यूब था। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। इसका मतलब यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा रो इज इक्वल टू एम, डेंसिटी इज इक्वल टू एम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप 1 मीटर क्यूब के लिए बात कर रहे हो। पहले आपने क्या किया, पहली एनर्जी प्रेशर एनर्जी पी थी, ये आपने इसको लगाई। जब आपने प्रेशर एनर्जी पी लगाई पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के लिए आपने ये एनर्जी लगाई अगर, तो ये एनर्जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब आपने लगाई तो वहां पे उसने एक एनर्जी अटेन की mgh। अब आप जानते हो 1 मीटर क्यूब के लिए अगर आप बात करोगे तो m और रो बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं दिस p इज इक्वल टू रो जी h। यहां से मेरे को h मिल गया p अपॉन रो जी। इसका मतलब इस एनर्जी को अगर मैं हेड में कन्वर्ट करूंगा, कितना हेड ऊपर जाएगा तो वो p अपॉन रो जी होगा। सिमिलरली मेरे पास दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं हेड में कन्वर्ट करता हूं तो वो ऑलरेडी हेड में है। सेकेंड एनर्जी है मेरी रो जी जेड, ये लगाया, मान लो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh। यहां से रो जी जेड इज इक्वल टू रो जी एच, एम को मैंने रो लिख दिया, रो और जी कट गया, इसका मतलब जेड विल बी इक्वल टू एच। ये मेरा कौन सा हेड मिल गया, पोटेंशियल हेड मिल गया मेरा। उसके बाद मेरे पास तीसरे टाइप की एनर्जी है, दिस इज हाफ रो वी स्क्वायर, ये लगाया तो भी मिला mgh। mgh का मतलब अगेन दिस इज इक्वल टू रो जी एच, एम को रो लिख सकते हो आप आराम से। यहां से रो रो कैंसिल आउट हो गया तो आपको यहां से h मिला वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब मेरे पास 3 हेड मिल गए। पहला हेड है मेरा, जो मेरा ये वाला हेड था, इस हेड को मैं बोलूंगा प्रेशर हेड या फिर मैं इसको बोलूंगा स्टैटिक हेड, दोनों बोल सकता हूं मैं इसको। ये है मेरा डेटम हेड, इसको मैं बोलूंगा डेटम हेड या फिर मैं इसको बोलूंगा पोटेंशियल हेड। ये है मेरा डायनेमिक हेड या फिर मैं इसको बोलूंगा काइनेटिक हेड या फिर मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी हेड। और जब ये तीनों हेड जोड़ दोगे तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन इन हेड फॉर्म मिलेगा। और बर्नौलीज इक्वेशन इन हेड फॉर्म क्या था, हेड फॉर्म में इफ यू वांट टू राइट बर्नौलीज इक्वेशन, तो इन दिस हेड फॉर्म द इक्वेशन विल बिकम p अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस का z और h whatever you want you can write. This is equal to constant. It means that the total energy head along a single streamline remain constant. Note my words, along a single streamline. हमेशा बर्नौलीज इक्वेशन आप लगा रहे हो along a simple single streamline, क्योंकि फ्लो रोटेशनल अज्यूम किया हुआ है। हर स्ट्रीमलाइन के लिए ये कांस्टेंट मान लो c है, तो डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस होंगी, हर स्ट्रीमलाइन के लिए कांस्टेंट c1, c2, c3 बदलेगा। हर किसी के लिए टोटल एनर्जी का समेशन बदलेगा और उस स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लो, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इट मींस दैट अलोंग द स्ट्रीमलाइन इफ यू कंसीडर एनी सेक्शन अलोंग द पाइप, लेट्स से दैट वी हैव अ पाइप, दिस इज अ पाइप वी हैव, और इस पाइप के अलोंग आप कोई भी सेक्शन ले लोगे अलोंग द स्ट्रीमलाइन, आपने एक स्ट्रीमलाइन कंसीडर कर लिया और फिर आपने कोई भी सेक्शन ले लिया, मान लो मैंने ये सेक्शन लिया और एक ये सेक्शन लिया, सेक्शन को थोड़ा दूर करेंगे, ये सेक्शन लिया और मैंने एक ये सेक्शन लिया, मैंने ये 2 सेक्शन खरीदे अलोंग द स्ट्रीमलाइन। इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग अगर मैं ये 1 है, ये मेरा 2 है, अगर मैं यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी। मान लो ये दोनों पॉइंट हैं, ये L डिस्टेंस के गैप पे है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज p1 अपॉन रो जी अलोंग द स्ट्रीमलाइन प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1, दिस विल बी इक्वल टू p2 अपॉन रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z2।
ये तो मेरा हो गया आइडियल इक्वेशन, और अगर मैं एक्चुअल इक्वेशन लिखूंगा तो आई हैव टू ऐड लॉसेस ऑल्सो इनटू दिस। वाई लॉसेस? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब फ्लूइड फ्लो करके आया है तो उसने सरफेस के ऊपर कुछ फ्रिक्शन झेला होगा, कुछ छोटे मोटे लॉसेस और झेले होंगे। वो सारे लॉसेस झेलने की वजह से जो एनर्जी इस पॉइंट पे थी, ये वाली, ये जो यहां लिखी है E1, ये एनर्जी E1 जो थी, इसमें लॉसेस की वजह से ये कुछ कम हो गई होगी। बट बर्नौली कहता है अलोंग द स्ट्रीमलाइन एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, तो जितनी कम हो गई होगी दूसरी साइड की एनर्जी में उतना एडिशन कर दो तो बराबर हो जाएगा। दूसरे साइड की एनर्जी ये थी E2, इस E2 में लॉस को ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली इन दोनों का समेशन उतना ही मिला कितना वो समेशन पहले वाले पॉइंट पे था। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। व्हेनेवर यू वांट टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन यू हैव टू कंसीडर अ कंट्रोल वॉल्यूम, then you have to consider a continuum, fluid continuum among in that particular control volume, और उन दोनों सेक्शन पे कोई भी सेक्शन ले लो बाउंड्री कंडीशन पे आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी हेड बताए थे वहां पे एक चीज और ध्यान रखना जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जो हेड मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड, What is piezometric head? Piezometric head का मतलब होता है P upon rho G plus Z. It means that it is the summation of the pressure head and the potential head. Piezometric head is basically a single term. Piezometric head एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज बेसिकली दिस पीजोमेट्रिक हेड ओनली। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन सी ग्रेडियंट लाइन होगी? हर पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड को अगर आप ज्वाइन करते चले जाओगे, यहाँ पीजोमेट्रिक हेड, यहाँ हर पॉइंट के पीजोमेट्रिक हेड को अलोंग द फ्लो अगर आप ज्वाइन करते चले जाओगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और हर पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी को ज्वाइन करते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी लाइन मिलेगा। तो टोटल एनर्जी को ऐड करते चले जाओगे। फाइन, तो ये हो गया पीजोमेट्रिक हेड। जब आप बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है, यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है। अब आप बात कर रहे हो अगर बेसिक पाइप फ्लोज की, अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो ये जो लॉस दिख रहा है, इस लॉस को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन विच इज नोन एज डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन, डार्सी ये बोलता है कि ये जो लॉस होगा, दिस लॉस विल बी गिवन एज, अगर ये फ्रिक्शन लॉस की बात कर रहे हो, मेजर लॉस की अगर आप बात कर रहे हो, अभी हम मेजर लॉस की बात कर रहे हैं, माइनर लॉस की बात बाद में करेंगे। जब हम मेजर लॉस की बात करते हैं तो मेजर लॉस हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से होता है, सरफेस में पानी के चलने की वजह से जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसकी वजह से होता है। इस लॉस को डिफाइन किया जाता है FLV² डिवाइडेड बाय 2GD। यू कैन राइट दिस लॉस इक्वेशन लाइक दिस, विच इज डार्सी इक्वेशन, वेयर F इज नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर, F is known as friction factor, which is equal to 4 into F dash, where F dash is the Darcy coefficient. ये Darcy friction coefficient होता है। This is F dash. तो F होता है 4F dash, और F dash की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप लगा सकते हो इस फॉर्मूले में F की। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू।
So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.